चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। हमारा परिवार साथियों आप लोगों की सेवा में तत्पर तैयार है। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, जिससे कि आप लोगों के सिलेक्शन में हम लोग कुछ भागीदारी निभा सकें। हम लोग एक मार्गदर्शक के रूप में आपके जीवन में कुछ योगदान दें। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन की यदि बात करी जाए तो मेरे प्यारे साथियों, पिछले सेशन में हम लोग पहली यूनिट में दूसरा चैप्टर समाप्त किए हैं, राज्य का अर्थ और उसके निर्माणक तत्व। आज जो हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम होगा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में साथियों आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये चैप्टर समाप्त किया जाए इस क्लास में। हो सकता है क्लास अपनी लगभग 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटे के आसपास भी जा सकती है। तो आप लोग नियमित रूप से पढ़ते रहें और साथियों जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप लोग बेहतर ढंग से उसकी तैयारी करें, बार बार उसका रिवीजन करते रहें। चलिए साथियों, है ना, चलिए स्वागत है। चैप्टर का नाम डाल दीजिए साथियों, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है भैया 3। तीसरा चैप्टर है, पहली यूनिट है और पहली यूनिट में एक चैप्टर और आ जाएगा अपना चौथा, जिसका नाम होगा संप्रभुता, सोवरेंटी। ठीक है भैया, तो जान लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। हम लोग जानते हैं कि भैया राज्य क्या होता है, हमने आपको बताया होगा राज्य राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय होता है। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय होता है और इस राज्य का उदय कैसे हुआ, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, ये क्या क्या सिद्धांत है इससे संबंधित, उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई साथियों, ओके। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आप सभी लोग सही से समझेंगे। साथियों ध्यान सुनते रहिएगा। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जैसे मेरा अपना अलग विचार है, दूसरे भाई साहब का अपना अलग विचार है, तीसरे भाई साहब का अपना अलग विचार है, चौथे भाई साहब का अपना अलग विचार है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों का अपना विभिन्न विभिन्न मत हैं, उनके अलग अलग उन्होंने अपनी बातें कही हैं। मैंने आपको बताया होगा कि राज्य क्या होता है। राज्य एक सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। क्लियर है? राज्य क्या होती है? राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है। जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ हमारा राज्य नहीं होता। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें इतिहास से मिलती है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो इतिहास से मिलती है। और जहाँ इतिहास मौन हो जाता है, जहाँ इतिहास मौन हो जाता है वहाँ हमें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। आइडियोलॉजी, कल्पना, इमेजिनेशन, इसका प्रयोग हमें करना पड़ता है। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या है मेरे साथी? कुछ सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या है? कुछ सिद्धांत हैं। जैसे आप लोग इसमें अगर मैं लिखूं साथियों तो आप लोगों को समय लग जाएगा, लेकिन
मैं बोलूं आप लिखें तो और बेस्ट रहेगा। बोलने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों के भी अंगूठा उंगली जो चलेंगी वो लगातार एक क्रम में चलेंगी। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या है साथियों, कुछ सिद्धांत हैं। मैंने आपको बताया कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भैया विभिन्न विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है, जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है अपना, है ना। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमें जानकारी इतिहास से मिलती है, और जहाँ इतिहास मौन हो जाता है हमको कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। आगे मैंने आपको बताया कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कुछ हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के? जैसे यदि मैं बात करूं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में पहला आता है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इसे ही हम धार्मिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी ही हम धार्मिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, चिंता नहीं कीजिएगा मेरे साथी, मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। दूसरा अगला होता है शक्ति का सिद्धांत। कौन सा? शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत, इसे ही हम बल प्रयोग या युद्ध का सिद्धांत कहते हैं। बल प्रयोग या युद्ध का सिद्धांत कहते हैं, है ना। बल प्रयोग या युद्ध का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, बल प्रयोग का सिद्धांत, इसे ही हम लोग युद्ध का सिद्धांत बोलते हैं। तीसरा जो है अपना यह आता है परिवार का सिद्धांत। कौन सा? परिवार का सिद्धांत, यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा? परिवार का सिद्धांत। इसे ही हम लोग, परिवार क्या होता है? रक्त संबंधों पर आधारित होता है, इसलिए हम लोग इसे रक्त संबंधी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। रक्त संबंधी सिद्धांत के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, चौथा जो आता है उसे हम लोग कहते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला आता है विकासवादी इसे सामाजिक समझौते के सिद्धांत को हम लोग अनुबंधों का सिद्धांत बोलते हैं। अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत या इसे हम ऐतिहासिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, इसे ही हम लोग तार्किक सिद्धांत, ये सभी नामों से ये जाना जाता है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कितने सिद्धांत है भैया? 5 सिद्धांत हैं। एक होता है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, इसको हम धार्मिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है शक्ति का सिद्धांत या बल प्रयोग का सिद्धांत, युद्ध का सिद्धांत इसे हम कहते हैं। अगला होता है परिवार का सिद्धांत या रक्त संबंधों का सिद्धांत होता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत या अनुबंधों का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, इन सब संबंधित जो सिद्धांत है उसे हम विकासवादी सिद्धांत बोलते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत या जो धार्मिक सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। सबसे प्राचीनतम सिद्धांत इसको हम कहते हैं। ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। ठीक है, ये जो परिवार का सिद्धांत और जो शक्ति का सिद्धांत है, ये दोनों जो हैं ये समाज की उत्पत्ति ज़्यादा बताते हैं और राजनीति की उत्पत्ति क्या बताते हैं? राज्य की उत्पत्ति की कम बताते हैं।
ये क्या बताते हैं? ये समाज की उत्पत्ति ज़्यादा तथा राज्य की उत्पत्ति क्या बताते हैं? कम बताते हैं, कम बताते हैं। इसीलिए हम इन दोनों सिद्धांतों को क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाज शास्त्री ज़्यादा कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्री कम, शास्त्री कम तथा समाजशास्त्री अधिक कहा जाता है, अधिक कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मेरे साथी कि ये जो शक्ति का सिद्धांत और जो परिवार का सिद्धांत है, ये समाज की उत्पत्ति ज़्यादा बताते हैं और राज्य की उत्पत्ति कम बताते हैं। इसलिए हम इन्हें समाजशास्त्री अधिक तथा राजनीतिक शास्त्री कम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बात साथ। चलिए चलिए मेरे साथी, ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है और जो विकासवादी सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांत किसकी? उदारवाद की देन माने जाते हैं। उदारवाद की देन मानी जाती है। तो कौन कौन से सामाजिक समझौते के सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत किसकी देन है? उदारवादी सिद्धांत की देन है, उदारवाद की देन है, उदारवादी विचारधारा की देन है। क्लियर भैया यहाँ तक? चलिए, आज के युग में, आज के इस वैज्ञानिक युग में, तार्किक युग में, हम लोग उसी सिद्धांत को हम लोग एक सही सिद्धांत कह सकते हैं, या इन सब में से हम उसी सिद्धांत को, एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो होगा, उसको हम लोग एक आधुनिक युग में अच्छा सिद्धांत मान सकते हैं, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत मान सकते हैं, जो वैज्ञानिक भी हो, तार्किक भी हो, है ना। इन सभी, ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। और इन सभी सिद्धांतों में जो विकासवादी सिद्धांत है, ये सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। ये सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत इसको हम कहते हैं। क्लियर है भाई? अरे हाँ है ना, सबसे प्रमाणिक सिद्धांत इसको हम कहते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। यहाँ तक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से आप लोग समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकता है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत नहीं है, तो ये याद रखो भाई, ठीक है। सबसे पहला देखें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये कहता क्या है, पहले देखते हैं कहता क्या है, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके समर्थक कौन है, प्रतिपादक कौन है ना, इसके बारे में देख लेंगे। उनसे संबंधित एक दो कथन होंगे, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, ये सिद्धांत कहता है कि जो प्रथम राजा या जो प्रथम राज्य बना, वो ईश्वर द्वारा रचित था। यानी प्रथम राजा जो पृथ्वी पर अस्तित्व में आया, वो ईश्वरीय रचना थी, ईश्वरीय द्वारा कृत था, ईश्वरीय कृत था, यानी ईश्वर के द्वारा उसको बनाया गया था। कौन कहता है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है कि जो प्रथम राजा या जो राज्य बना, वो ईश्वर की कृति है, वो
वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया था, वो किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया। इसीलिए जो प्रथम राजा है, वो जो राजा है साथियों, वो प्रजा के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा। वह किसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा? तो वह जिसने उसको बनाया है। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर के काम करता है। कौन? इस सिद्धांत के अनुसार जो राजा है, आपको एक बात समझ में आई कि भैया ये सिद्धांत कहता है कि जो प्रथम राजा बना वो ईश्वर द्वारा कृत था, ईश्वर द्वारा बनाया गया था, ईश्वरीय रचना है वो। इसलिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम नहीं करेगा, बल्कि किसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा? तो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगा। जो राजा होगा, राजा सभी कानूनों से ऊपर होगा। इस सिद्धांत में क्या होगा? राजा सभी कानूनों से ऊपर होगा और सभी लोग क्या होंगे? राजा के अधीन होंगे। राजा क्या होगा? राजा शीर्ष पर होगा। यदि राजा अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार करता है, उसको दंड देता है, तो प्रजा किसी पिछले जन्म का पाप समझ करके उसको स्वीकार कर लेगी। यानी कि इस सिद्धांत में कहा गया है कि ये जो राजा है, जो ईश्वर के द्वारा रचित है, यदि वो राजा आपको क्या देता है? सजा देता है, दंड देता है, या पर आप पर को अत्याचार करता है किसी प्रकार का, तो आप किसी पिछले जन्म का पाप समझ करके उसको स्वीकार कर लेंगे। कौन कहता है? ये सिद्धांत कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो शासन सत्ता होगी वो वंशानुगत होगी। कैसी होगी? वंशानुगत होगी। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, उनका बेटा राजा बनेगा, उनका बेटा राजा बनेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? तो ये सिद्धांत ये बात कहता है। क्या कहता है? दोबारा समझिएगा कि भैया इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम राजा जो बना वो किसके द्वारा रचित है? वो ईश्वर द्वारा रचित है। इसलिए वह अपने कार्यों के प्रति ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, ना कि जनता के प्रति, है ना। राजा सभी कानूनों से ऊपर है। सभी लोग क्या होंगे? राजा के अधीन होंगे और राजा क्या होगा? शीर्ष पर होगा। यदि राजा किसी प्रकार का प्रजा को दंड देता है या फिर उस पर अत्याचार करता है, तो प्रजा किसी पुराने जन्म का पाप समझ करके उस दंड को स्वीकार कर लेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? इस सिद्धांत के अनुसार जो शासन सत्ता होती है वो कैसी होती है? वंशानुगत होती है। वंशानुगत होती है। इस सिद्धांत के यदि मैं प्रतिपादक की बात करूं, लिखवाऊंगा अभी चिंतानी की जगह, यदि मैं इसके प्रतिपादक की बात करूं, मेन बात मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख दें ताकि बोर्ड भी खाली ना दिखाई दे। तो यदि प्रतिपादक की बात करी जाए तो कौन माने जाते हैं? इसके रॉबर्ट फिल्मर को कहा जाता है। रॉबर्ट फिल्मर कौन है? इसके प्रतिपादक। इनकी एक पुस्तक है पैट्रियार्का, इनकी एक पुस्तक मानी जाती है। क्लियर है भैया? चलिए, इस सिद्धांत के यदि प्रबल समर्थकों में नाम आता है तो वो किसका नाम आता है? तो वो जेम्स प्रथम का नाम आता है। किसका? जेम्स प्रथम का नाम आता है। कौन है ये? प्रबल समर्थक हैं। ये कौन है? इसके प्रबल समर्थकों में इसका नाम आता है, जेम्स प्रथम का, है ना भैया। जेम्स प्रथम की प्रसिद्ध पुस्तक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। इनकी क्या है? एक बुक है, इनकी बुक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची किसकी पुस्तक है भैया? जेम्स प्रथम की पुस्तक मानी जाती है ना। यदि सिद्धांत के फ्रांस में प्रतिपादक पूछे तो भैया फ्रांस में प्रतिपादक कौन है? यदि फ्रांस में प्रतिपादक की बात करी जाए, तो वह है ब्रेस्वे। फ्रांस में इसके प्रबल समर्थक कौन है? फ्रांस में? तो लुई 14वां। कौन है? लुई 14वां। लुई 14वां जो वहाँ का शासक था वो क्या है? इसका प्रबल समर्थक माना जाता है। क्या बताया मैंने आपको कि भैया
इसके प्रतिपादक कौन हैं? रॉबर्ट फिल्मर हैं। रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक कौन सी है? पैट्रियार्का है। जेम्स प्रथम इसके प्रबल समर्थक हैं। जेम्स प्रथम की एक पुस्तक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। वहीं फ्रांस में इसकी यदि इसके समर्थक की बात करी जाए, समर्थन की बात करी जाए, तो फ्रांस में समर्थन करने वाले थे लुई 14वां। इसके जो प्रतिपादक थे फ्रांस में वो थे ब्रेस्वे। कौन थे? ब्रेस्वे इसके समर्थक प्रतिपादक माने जाते हैं फ्रांस में। यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। ये जो जेम्स प्रथम है, जेम्स प्रथम का एक प्रसिद्ध कथन है। जेम्स प्रथम का कथन है। क्या कथन है भैया? जेम्स प्रथम का कथन है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं या फिर श्वास लेती प्रतिमाएं हैं। श्वास लेती हुई प्रतिमाएं हैं। लिखें, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं या फिर क्या है भैया? श्वास लेती प्रतिमाएं हैं। वहीं लुई 14वें का प्रसिद्ध कथन है। लुई 14वां का कथन, इसका कथन है, इन्होंने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। क्या कहा? मैं ही राज्य हूँ। ये किसका कथन है? तो लुई 14वां का कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। क्लियर है भाई? यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आप जान सकते हैं, पूछ सकता है भैया जेम्स प्रथम का। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा या फिर श्वास लेती हुई प्रतिमाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का लगभग सभी धर्मों ने क्या किया है? समर्थन किया है। कि भैया सभी धर्मों ने माना कि जो प्रथम राजा था वो ईश्वरीय द्वारा रचित था, वो ईश्वरीय रचित था, वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया था, ईश्वर द्वारा भेजा गया था। भारतीय तथा यूरोपीय दोनों परंपराओं में यह सिद्धांत विद्यमान रहा है। भारतीय तथा यूरोपीय दोनों परंपराओं में यह सिद्धांत क्या रहा है? इसका समर्थन किया गया है, यह विद्यमान रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चीन और मिस्र के जो राजा हैं उनको सूर्य पुत्र और देवपुत्र कहकर के पुकारा गया है। चीन और मिस्र के जो वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के राजा को भी क्या कहकर पुकारा? सूर्य पुत्र और देवपुत्र कहकर के पुकारा गया है। साथियों, हम जानते हैं कि भारतीय प्राचीन चिंतकों में मनु का नाम आता है। किसका नाम आता है? मनु का नाम आता है। तो जो मनु थे, मनु भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थन करते थे उसका। तो मनु जो थे, मनु भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के क्या थे? समर्थक थे, उसका समर्थन किया करते थे। वो भी मानते थे कि ये जो राजा बनाया गया है, प्रथम राजा, वो ईश्वर के द्वारा रचित है, इसलिए राजा जो भी कार्य करेगा उसके पालन सबको करना पड़ेगा, है ना? ये मानते हैं। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि दुर्जनों के संहार के लिए और सज्जनों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा ने राजा को, प्रथम राजा जो है उसको पृथ्वी पर भेजा था। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने राजा को
सज्जनों की सुरक्षा करने के लिए और दुर्जनों का संहार करने के लिए इस राजा को पृथ्वी पर भेजा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे चल कर के साथियों इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई। इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई, कहा गया कि भैया ये वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक दृष्टिकोण नहीं है इसका। चाहे साथियों कितनी भी आलोचनाएं हुई हों, देखिए कोई भी व्यक्ति है उसका अस्तित्व रहा है काफ़ी साल तक, तो उसकी आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो दो चार बात अच्छी ज़रूर होंगी। तो ऐसे ही कितनी भी आलोचना क्यों ना रही हो इस सिद्धांत की, फिर भी इस सिद्धांत ने राष्ट्रभक्ति और लोगों को अनुशासित किया, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति जागृत की और लोगों को अनुशासित किया इस सिद्धांत ने, चाहे कितनी भी आलोचना हुई हो इस सिद्धांत की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है भाई, जरा लिखना स्टार्ट करें, पहले इसे लिख लें, उसके बाद अगला बात करते हैं शक्ति का सिद्धांत या बल प्रयोग या युद्ध का सिद्धांत हम लोग बात करते हैं। क्योंकि साथियों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द ये चैप्टर की समाप्ति को लेकर के जाया जाए इसी क्लास में, ताकि आप लोग निश्चिंत तौर पर लिखते रहें और आप लोग पढ़ते रहें। चलिए साथियों लिखने का प्रयास करें। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत से लिखेंगे हम लोग। ज़रा 2 सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूँ भाई। चलिए लिखें भाई। लिखें, शुरुआत से बिल्कुल लिखें। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, अपना अलग अलग मत है। ठीक है, आगे लिखें नई लाइन से। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है, अर्थात जहाँ सभ्य समाज होता है, जहाँ सभ्य समाज होता है वहीं राज्य होता है, वहीं राज्य होता है। तथा जहाँ सभ्य समाज नहीं होता, जहाँ सभ्य समाज नहीं होता वहाँ राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, वहाँ राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, वहाँ राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे लिखें। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जानकारी इतिहास से मिलती है, इतिहास से मिलती है और जहाँ इतिहास मौन हो जाता है, और जहाँ इतिहास मौन हो जाता है
जहाँ इतिहास मौन हो जाता है वहाँ वहाँ कल्पना का सहारा लिया जाता है। 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 आगे लिखे हैं नई लाइन से, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित राज्य की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित कथन है। निम्नलिखित कथन है। निम्नलिखित कथन है। नंबर एक दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत या धार्मिक सिद्धांत या धार्मिक सिद्धांत। ठीक है। दूसरा लिखें शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत। बल प्रयोग। बल प्रयोग या युद्ध का सिद्धांत या युद्ध का सिद्धांत। ठीक है। अगला लिखें परिवार का सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत या रक्त संबंधी सिद्धांत या रक्त संबंधी सिद्धांत। रक्त संबंधी सिद्धांत। चौथा लिखें सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसी को हम क्या कहते हैं, या सामाजिक समझौते के सिद्धांत या अनुबंधों का सिद्धांत। अनुबंधों का सिद्धांत। ठीक है भैया, अनुबंधों का सिद्धांत। क्लियर है। चलिए अगला लिखें विकासवादी। विकासवादी विकासवादी या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है भाई। आगे लिखें नोट डाल करके लिखें नोट नंबर 1 लिखें। नोट नंबर 1 लिखें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। क्लियर है। नोट नंबर 2 लिखें। लिखिए जरा शक्ति का सिद्धांत और परिवार का सिद्धांत। 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 परिवार का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति कम
राज्य की उत्पत्ति कम तथा समाज की उत्पत्ति अधिक बताते हैं। समाज की उत्पत्ति अधिक बताते हैं। इसीलिए 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 इन दोनों सिद्धांतों को इसीलिए इन दोनों सिद्धांतों को इन दोनों सिद्धांतों को राजनीतिक शास्त्री कम तथा राजनीतिक शास्त्री कम तथा समाजशास्त्री अधिक कहा जाता है। समाजशास्त्री अधिक कहा जाता है। क्लियर है भैया? चलिए अगला पॉइंट लिखें, अगला नोट नंबर अगला लिखें। 2 नोट हो गए, तीसरा लिखें। ऐसे ही पॉइंट बनाते हुए चले जाएं। लिखें भाई, सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत दोनों ही उदारवाद की देन मानी जाती है। दोनों ही उदारवाद की देन माने जाते हैं। दोनों ही उदारवाद की देन माने जाते हैं। ठीक है? ठीक है भाई। एक और नोट लिखें। अगले ऐसे पॉइंट बनाते तो चले जाएं। चौथा नोट लिखें। वर्तमान में विकासवादी सिद्धांत को सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। वर्तमान में विकासवादी सिद्धांत को सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है भाई? सबसे प्रमाणिक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है? डालें जरा हेडिंग, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हेडिंग डालें और लिखें भाई। और लिखिए आप लोग। लिखें जरा। है क्या साथियों, ऑफलाइन में थक जाता है व्यक्ति। ऑफलाइन में मेरे पास 3-4 क्लास रहती हैं, तो उनमें क्या होता है कि दिमाग हैंग हो जाता है सुबह से शाम तक। इसलिए ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, थोड़ी सुस्ती टाइप की आती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक पहुँच गए। चलिए दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में लिखें। लिखिए भाई साथियों। इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम राजा या राज्य जो अस्तित्व में आया वह ईश्वर द्वारा कृत है। वह ईश्वर द्वारा कृत है। ईश्वर द्वारा कृत है। ईश्वर द्वारा कृत है। इसीलिए राजा जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर
इसीलिए राजा जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर, जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर, जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। इसलिए राजा जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे लिखें, इसी में लिखें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार राजा 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 सभी कानूनों से श्रेष्ठ होगा, सभी कानूनों से श्रेष्ठ होगा, सभी कानूनों से श्रेष्ठ होगा। सभी कानूनों से श्रेष्ठ होगा और राजा का स्थान, राजा का स्थान सर्वोच्च होगा, और राजा का स्थान सर्वोच्च होगा, सर्वोच्च होगा। आगे लिखें, इस सिद्धांत की मान्यता है कि, 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 इस सिद्धांत की मान्यता है कि यदि राजा, यदि राजा अपनी प्रजा को, अपनी प्रजा को किसी प्रकार का दंड देता है, किसी प्रकार का दंड देता है, या उस पर अत्याचार करता है, या उस पर अत्याचार करता है, या उस पर अत्याचार करता है, तो प्रजा प्रजा किसी पूर्व जन्म का, किसी पूर्व जन्म का पाप समझकर, किसी पूर्व जन्म का पाप समझकर, पाप समझकर उसको स्वीकार कर लेगी, उसको स्वीकार कर लेगी, उसको स्वीकार कर लेगी। ठीक है भाई, आगे लिखा नई लाइन से, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार शासन का संचालन, इस सिद्धांत के अनुसार शासन का संचालन वंशानुगत क्रम में होगा, वंशानुगत क्रम में होगा, वंशानुगत क्रम में होगा। ठीक है, आगे लिखें, इस सिद्धांत के प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट फिल्मर माने जाते हैं, रॉबर्ट फिल्मर माने जाते हैं, रॉबर्ट फिल्मर माने जाते हैं। ब्रैकेट में लिख दे मैं, उनकी किताब क्या है, पैट्रियार्क का है। ठीक है, यहाँ लिख ही ले मैं, रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक, रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का, रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का है। क्या है, पैट्रियार्का है। आगे लिखें नई लाइन से, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में, प्रबल समर्थकों में जेम्स प्रथम का नाम आता है, जेम्स प्रथम का नाम आता है, जेम्स प्रथम का नाम आता है, जेम्स प्रथम का नाम आता है। ठीक है साथियों,
जेम्स प्रथम का नाम आता है? जी, जेम्स प्रथम का नाम आता है। आगे लिखें, इस सिद्धांत का फ्रांस में ब्रेस्वे द्वारा प्रतिपादन किया गया। फ्रांस में प्रतिपादन किया गया तथा फ्रांस में इस सिद्धांत के समर्थक लुई 14वां माने जाते हैं। शासक लुई 14वां माने जाते हैं। लुई 14वां माने जाते हैं। क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? चलिए, ये जो जेम्स प्रथम थे, थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। जेम्स प्रथम की पुस्तक का क्या नाम है? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची इनकी पुस्तक का नाम, याद रखिएगा। चलिए आगे लिखें, जेम्स प्रथम का प्रसिद्ध कथन है, लिखें कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ठीक है भैया, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ओके, अगला है, कौन है अगला? लुई 14वां के बारे में लिखें। लुई 14वां का प्रसिद्ध कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। क्या है? मैं ही राज्य हूँ। क्लियर है भैया? मैं ही राज्य हूँ। ओके, आगे लिखें, नई लाइन से लिखें, इस सिद्धांत का लगभग सभी धर्मों ने समर्थन किया है। इस सिद्धांत का लगभग सभी धर्मों ने समर्थन किया है। इस सिद्धांत का लगभग सभी धर्मों ने समर्थन किया है। भारतीय तथा यूरोपीय दोनों परंपराओं में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। लिखें, भारतीय तथा यूरोपीय दोनों परंपराओं में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया। आगे लिखें, चीन तथा मिस्र के राजा को भी सूर्यपुत्र तथा देवपुत्र कहकर संबोधित किया गया। चीन तथा मिस्र के राजा को भी सूर्यपुत्र तथा देवपुत्र कहकर संबोधित किया गया। आगे लिखें, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आगे लिखें,
भारतीय परंपरा में यह माना गया है कि भारतीय परंपरा में यह माना गया है कि यह माना गया है कि सज्जनों की रक्षा के लिए सज्जनों की रक्षा के लिए तथा सज्जनों की रक्षा के लिए तथा दुर्जनों के संहार के लिए दुर्जनों के संहार के लिए ब्रह्मा ने राजा को पृथ्वी पर भेजा था। राजा को पृथ्वी पर भेजा था। राजा को पृथ्वी पर भेजा था। आगे लिखें। आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। आगे चलकर इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने कहा कि यह सिद्धांत आलोचकों ने कहा कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक तथा तार्किक नहीं है। वैज्ञानिक तथा तार्किक नहीं है। लेकिन कितनी भी आलोचनाएं हुई हों, फिर भी इस सिद्धांत का अपना अलग महत्व रहा है। इस सिद्धांत का अपना अलग महत्व रहा है। इस सिद्धांत ने समाज में राज्यभक्ति तथा लोगों को अनुशासित किया है। ठीक है भैया। तो ये था अपना दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैवी उत्पत्ति के बारे बात करेंगे हम लोग क्या, शक्ति का सिद्धांत, बल प्रयोग का, युद्ध का सिद्धांत। ज़रा आप लोग थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। गर्मी का मौसम है। मैं भी थोड़ा अभी आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। ओके, चलिए।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत। तो साथियों हम लोग जल्द ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, जिसमें से कि आप लोग एलटी ग्रेड प्री के लिए निश्चिंत होकर के बैठे रहें। और जब आप लोगों की मेंस की श्रृंखला होगी, जब आप लोगों की मेंस की श्रृंखला होगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है और कितना लिखना है। देखिए सुनिए, जो आप थ्योरी लिख रहे हैं इसको बार बार रिवीजन करें, इसको बार बार रिवीजन करें। जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछ लिया कि रूसों की सामान्य इच्छा एवं सामाजिक समझौते पर विचार स्पष्ट कीजिए, तो आपको लिखना है उसमें कि रूसों की सामान्य इच्छा क्या है, सामाजिक समझौता उसका क्या है, और उनकी एक दो आलोचनाएं भी करनी है। जैसे हाउस कहते हैं कि सामान्य है तो वह इच्छा नहीं हो सकती, इच्छा है तो वह सामान्य नहीं हो सकती। तो सभी, जैसे रूसो खुद कहते हैं कि सामान्य इच्छा में मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, तो सभी अपने अपने विचारों को रखते हैं। उन्हीं सब विचारों को आप लोग मेंस में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे साथी आगे लिखें। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? शक्ति का सिद्धांत। कौन सिद्धांत भैया? राज्य की उत्पत्ति का, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का सिद्धांत। क्लियर है भैया? चलिए, शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है, राज्य युद्ध के बल पर अस्तित्व में आया है और युद्ध के बल पर ही यह अस्तित्व में बना रहेगा। यानी कि सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? राज्य युद्ध के बल पर अस्तित्व में आया है, राज्य शक्ति के बल पर अस्तित्व में आया है, और वह शक्ति के बल पर, युद्ध के बल पर ही वह अस्तित्व में बना रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि प्रारंभ में दो वर्ग थे। प्रारंभ में कितने वर्ग थे? दो वर्ग थे। एक था सबल वर्ग, एक था सबल वर्ग, और एक था निर्बल वर्ग। एक कौन सा था? एक था निर्बल वर्ग, एक था निर्बल वर्ग। इस सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। इस सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। और निर्बल वर्ग के जो जनपद थे, जो इसके जनपद थे, इन सभी जनपदों को अपने जनपद में मिला लिया, अपने जनपद में मिला लिया। इनको क्या कर लिया? जीत लिया। इन सबको जीत लिया, और जीत करके क्या कर लिया? अपने जनपद में इनको मिला लिया। जब अपने जनपद में मिला लिया तो क्या हो गया? यहाँ पर हमारे राज्य की उत्पत्ति हुई। ये सिद्धांत यही मानता है कि प्रारंभ में दो वर्ग थे, एक सबल वर्ग, एक निर्बल वर्ग। सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर आक्रमण किया, इसके जनपदों को जीत करके अपने जनपद में मिला लिया। तो यहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई। और राज्य की उत्पत्ति में किसका हाथ है? तो युद्ध का हाथ है। युद्ध के बल पर ही राज्य अस्तित्व में आया है, और वह युद्ध के बल पर भी अस्तित्व में बना रहेगा। ये सिद्धांत मानता है। इस सिद्धांत के यदि मैं प्रतिपादकों की बात करूं, यदि इस सिद्धांत के यदि मैं प्रतिपादक की बात करूं, प्रतिपादक की यदि बात करूं, तो कौन माने जाते हैं? ओपेनहाइमर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ओपेनहाइमर इस सिद्धांत के क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक। ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर माने जाते हैं।
ठीक है भैया, ओपेनहाइमर। इस सिद्धांत के यदि समर्थकों की बात करी जाए, यदि भैया समर्थकों की बात करी जाए, समर्थकों की बात करी जाए तो जैसे त्रितस्के हैं, त्रितस्के, वाल्टेयर, वाल्टेयर, नीत्शे, नीत्शे, ह्यूम है ना, ये इस सिद्धांत के क्या माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं। जैसे ओपेनहाइमर हैं, ओपेनहाइमर क्या कहते हैं, ओपेनहाइमर कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। वहीं ह्यूम का कहते हैं, ह्यूम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है, युद्ध का हाथ है। तो ये सभी राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, बल प्रयोग का, युद्ध के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। देखिए यदि आपको इन्हों को याद करना है तो मैं खाली समय में बैठा रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ ट्रिक बनाता रहता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि ओ त्रिबणी या त्रिबणी, वो त्रिबणी है, वो क्या है, वो त्रिबणी है, वो त्रिबणी है। उसमें क्या है, 3 बन है भाई साहब। ओ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओ त्रिबणी है, त्रिबणी है। जैसे ओ से क्या हो जाएगा, ओपेनहाइमर हो जाएंगे, ओपेन हाइमर हो जाएंगे। त्रि से क्या हो जाएगा, त्रितस्के हो जाएगा, त्रितस्के। वाणी से हो जा त्रिवाणी, क्या हो जाएगा, वाल्टेयर। नी से नित्शे, नित्शे। है से ह्यूम, है से ह्यूम। तो आगे ना आगे, ओ त्रिबणी है, ओ त्रिबणी है। तो ओ से ओपेनहाइमर, त्रि से त्रितस्के, बाद से वाल्टिया, नी से नित्शे, है से ह्यूम। तो ओ त्रिबणी है। इस सिद्धांत में यह आपको आ गया होगा। ठीक है भैया, क्या कहते हैं ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ये कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। ऐसे ह्यूम कहते हैं, ह्यूम कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है, युद्ध का हाथ है। त्रितस्के भी कहते हैं कि राज्य जो है वो शक्ति का क्या है, मूर्त रूप है। कौन कहते हैं, त्रितस्के। चलिए इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिएगा, इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यदि आप लोग और जानना चाहें तो जैसे मैकियावली हैं, कौन थे, आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावली। तो मैकियावली ने किसका समर्थन किया है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, निरंकुश राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया। एक है मॉर्गनथाउ, इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका नाम आता है। तो मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना बताया, राज्य का उद्देश्य क्या बताया है, शक्ति प्राप्त करना बताया है। किसने, मॉर्गनथाउ ने। कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ठीक है भैया, चलिए लिखें जरा इसके बारे में, थोड़ा सा लिखें, मैं इंक डाल लूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग लिखते रहें। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य
युद्ध के बल पर, युद्ध के बल पर अस्तित्व में आया है, अस्तित्व में आया है और युद्ध के बल पर ही, युद्ध के बल पर ही अस्तित्व में बना रहेगा, और युद्ध के बल पर ही अस्तित्व में बना रहेगा, और युद्ध के बल पर ही अस्तित्व में बना रहेगा, युद्ध के बल पर ही अस्तित्व में बना रहेगा। आगे लिखें, इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में केवल सबल वर्ग और निर्बल वर्ग, सबल वर्ग और निर्बल वर्ग, सबल वर्ग और निर्बल वर्ग थे, सबल वर्ग और निर्बल वर्ग थे। आगे चलकर सबल वर्ग ने निर्बल वर्ग पर आक्रमण किया और उसके जनपदों को अपने जनपद में मिला लिया, जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। आगे लिखें, यदि प्रतिपादक की बात करी जाए तो लिखें, इस सिद्धांत के प्रतिपादक ओपेनहाइमर माने जाते हैं, ठीक है। आगे लिखें, समर्थकों में त्रितस्के, वाल्टेयर, नीत्शे, ह्यूम आदि इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं, इस सिद्धांत के क्या माने जाते हैं भैया? समर्थक माने जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे लिखें, ओपेनहाइमर का प्रसिद्ध कथन है, लिखें कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, ठीक है। आगे लिखें, ह्यूम का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है, राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है, ठीक है भैया।
ओपेनहाइमर हो गए, ह्यूम हो गए। एक लिख लें इसमें त्रितस्के। त्रितस्के का लिखें, राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। राज्य क्या है? राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। कौन कहते हैं? त्रितस्के कहते हैं। त्रितस्के, त्रितस्के। ठीक है, आगे लिखें नए पैराग्राफ से, आधुनिक राजनीतिक विचारक, आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावली ने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। नए पैराग्राफ से लिखें, मॉर्गन थाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना बताया। राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना बताया है। ठीक है भाई, तो ये इतना था अपना राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, है ना। इसके बारे में अगर और लिखना चाहें तो लिख लें। आगे चलकर इसकी आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने कहा, आगे चलकर इसकी आलोचनाएं हुई। ठीक है, आगे चलकर इसकी आलोचनाएं हुई। ठीक है, आलोचकों ने कहा कि जो शक्ति के बल पर अस्तित्व में आता है, जो शक्ति के बल पर अस्तित्व में आता है, वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है। वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है। वह शक्ति के बल पर ही नष्ट हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए लिखें, आलोचकों में बोदा तथा ग्रीन का नाम आता है। आलोचकों में बोदा तथा ग्रीन का नाम आता है। आलोचकों में किस किस का नाम? बोदा तथा ग्रीन का नाम आता है। फटाफट लिखते चलें भाई, बोदा तथा ग्रीन का नाम आता है। लिखें, बोदा का प्रसिद्ध कथन है, बोदा का प्रसिद्ध कथन है, लिखें, शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है। डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है। ग्रीन का लिखें, ग्रीन कहते हैं, ग्रीन के अनुसार राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। ग्रीन के अनुसार राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। यानी कि राज्य का जो आधार है वो क्या है? इच्छा है, शक्ति नहीं। कुल मिलाकर ग्रीन ये कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये सिद्धांत हमारा यहीं क्लियर हुआ, है ना। अगला देख लें हम लोग परिवार का सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत या रक्त संबंधी सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं फटाफट, बहुत जल्दी। ये भी छोटा सा ही है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद सामाजिक समझौते का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद विकासवादी सिद्धांत हम लोग जान लेते हैं। समय का अपने पास अभाव है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ साथियों, आप लोग जल्द से जल्द लिखने का प्रयास करें, जितना आपसे जल्दी हो सके। कौन सा? राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत। परिवार,
परिवार का सिद्धांत। परिवार का सिद्धांत। यदि मैं परिवार के सिद्धांत की बात करूं, परिवार के सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? राज्य परिवार का ही विस्तारित रूप है। कहा जाता है कि सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले एक परिवार बनता है। सबसे पहले एक परिवार बनता है। परिवार बनता है। और परिवार में कौन कौन होते हैं? परिवार में भैया स्त्री होती है, पुरुष होता है ना, और बच्चे होते हैं। बच्चे होते हैं। ये तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? एक परिवार बनता है। यदि तीनों में एक की अनुपस्थिति है तो वो परिवार नहीं होगा। वो परिवार नहीं होगा। बच्चे अगर नहीं हैं तो स्त्री और पुरुष हैं तो बच्चे नहीं होंगे, मतलब ये परिवार नहीं कहलाएगा। तो परिवार में कौन कौन होता है? स्त्री, पुरुष और बच्चों को परिवार में शामिल किया जाता है। आगे चल करके यही परिवार जो होता है, यही परिवार जब बहुत अधिक परिवार मिलते हैं तो क्या किसका रूप ले लेते हैं? कुल या वंश बनता है। कुल या वंश का रूप ले लेते हैं। कुल या वंश का रूप ले लेते हैं। जब बहुत सारे वंश मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक समाज बन जाता है। क्या बन जाता है? एक भैया समाज बन जाता है। एक समाज बन जाता है ना। और इसी समाज से आगे चल कर के क्या बनता है? राज्य बनता है। इसी समाज से आगे चल कर के राज्य बनता है। ठीक है भाई। तो आपसे पूछे कि भैया सबसे पहले परिवार बनता है, उसके बाद कुल या वंश बनता है, उसके बाद समाज, उसके बाद राज्य। कि राज्य की उत्पत्ति का जो है एक कालानुक्रम में लगाइए, है ना। तो कालानुक्रम में लगाएंगे, सबसे पहले परिवार, कुल या वंश, समाज और राज्य। ये इसका क्या है? विकास क्रम है। यानी राज्य की उत्पत्ति के परिवार के सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? राज्य परिवार का ही एक विस्तारित रूप है। कहते हैं कि भैया जो परिवार है, परिवार से ही क्या बनता है? कुल या वंश बनता है। जब कुल या वंश बहुत अधिक मिल जाते तो समाज बनता है। समाज से आगे चलकर राज्य बनता है। इस सिद्धांत में एक कहावत कही गई है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है। यानी कि जो खून होता है वो पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। यानी कि जो रक्त होता है, रक्त पानी से गाढ़ा होता है। रक्त पानी से गाढ़ा होता है रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है तथा पराया पराया होता है। ये किस में कहावत कही गई है? तो इसी राज्य उत्पत्ति के परिवार के सिद्धांत में कहा गया है। ठीक है भाई। परिवार का जो सिद्धांत होता है, परिवार का सिद्धांत दो प्रकार का होता है। परिवार का सिद्धांत कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। परिवार का जो सिद्धांत होता है, परिवार का जो सिद्धांत है, कितने प्रकार? ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है। दूसरा होता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है भाई। ये परिवार के सिद्धांत दो प्रकार का होता है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत उसे कहते हैं जहां परिवार का जो मुखिया होता है, वो एक वरिष्ठ पुरुष या वयोवृद्ध पुरुष, जो परिवार में से ही वयोवृद्ध पुरुष है, वो परिवार का मुखिया माना जाता है इस सिद्धांत के, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार। यानी परिवार का जो मुखिया है वो कौन होगा? वो वयोवृद्ध पुरुष होगा, है ना। वो दादा हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं। ठीक है। जो सबसे बुजुर्ग है कौन होगा? वो पुरुष होना चाहिए।
उसी के नाम पर क्या होगी, पूरी संपत्ति होगी, उसी के नाम पर पूरी संपत्ति वगैरह होगी, और उसी के नाम से आप लोगों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएंगे, उसी के नाम से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएंगे, वैवाहिक संबंध भी उसी के नाम से स्थापित किए जाएंगे। मतलब भैया संपत्ति भी उसी के नाम पर होगी, संपत्ति भी उसी के नाम पर होगी, वैवाहिक संबंध भी उसी के नाम से चलाए जाएंगे, वैवाहिक संबंध भी उसी के नाम चलाए जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि परिवार का मुखिया भी कौन होगा, परिवार का मुखिया कौन होगा, इसमें पुरुष होगा। कौन होगा, पुरुष। कौन सा, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध जो वरिष्ठ है, जो बुजुर्ग है, वह पुरुष होगा। ठीक है भैया। इस सिद्धांत के यदि समर्थक की बात करी जाए, यदि समर्थक की बात करी जाए इस सिद्धांत के, यदि मैं समर्थक की बात करूं तो इसमें अरस्तु समर्थक माने जाते हैं। अरस्तु इसके समर्थक माने जाते हैं भाई, समर्थक माने जाते हैं। यदि प्रतिपादक की बात करूं मैं, प्रतिपादक की यदि बात करूं, प्रतिपादक की यदि बात करूं तो हेनरी मैन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, हेनरी मैन। तो हेनरी मैन इसके प्रतिपादक और अरस्तु इसके प्रबल समर्थकों में नाम आता है। ठीक है भैया, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, क्लियर है। ये जो मातृ सत्तात्मक समाज होता है, मातृ सत्तात्मक जो सिद्धांत है परिवार का, इसमें क्या हो जाता है कि जो वयोवृद्ध महिला है, जो घर की वयोवृद्ध महिला है, जो बुजुर्ग महिला है, वही क्या होगी, घर की मुखिया होगी, घर की मुखिया होगी, संपत्ति उसी के नाम पर होगी, सभी वैवाहिक संबंध उसी के नाम पे चलाए जाएंगे, है ना। और सभी जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, सभी निर्णयों में वो क्या होगी, वो अपना प्रभुत्व स्थापित करके रहेगी। तो मातृ सत्तात्मक समाज के भी क्या माने जाते हैं, कुछ समर्थक हैं, यानी कि जो मातृ सत्तात्मक समाज के समर्थक होंगे वो पितृसत्तात्मक समाज के क्या होंगे, आलोचक होंगे। मेरी बात समझिएगा, जो पितृसत्तात्मक समाज के आलोचक हैं वही मातृ सत्तात्मक समाज के क्या माने जाएंगे, समर्थक माने जाएंगे। जैसे जैक्स वार्ड हैं, मैक लेनन हैं, स्मॉल हैं, बेसोफेन हैं, है ना। तो ये सब इसके समर्थक माने जाते हैं, क्लियर है भाई। और जो इसके समर्थक हैं वो इसके आलोचक माने जाएंगे। बेसोफेन कहते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज के उदय के पूर्व 1000 वर्ष, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज के 1000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में मातृसत्तात्मक समाज विद्यमान था। अर्थात यहाँ पर स्त्री और पुरुष में श्रम विभाजन नहीं था। स्त्री और पुरुष क्या थे, एक समान मात्रा में थे, एक समान कार्य किया करते थे। लेकिन आगे चल करके कालांतर में कुछ बलशाली पुरुषों ने महिलाओं के अधिकारों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और मातृ सत्तात्मक समाज के स्थान पर पितृसत्तात्मक समाज की पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या करी, स्थापना करी। ये बेसोफेन कहते हैं, क्लियर है भाई। एक ग्रंथ है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। यदि हम मातृ सत्तात्मक की बात कर रहे हैं तो एक ग्रंथ है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में कहा गया है कि जो वाइफ को घर की मालकिन बताया गया है, जबकि इन्होंने इसमें कहा है कि जो हस्बैंड है वो हस्बैंडी शब्द से बना है। किससे, हस्बैंडी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घर का नौकर, यानी कि पैसे कमाने वाला। बाहर से कमा करके लाएगा और अपनी जो उसकी अर्धांगिनी है उसको देगा, और वो क्या होगी, घर की मालकिन होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात साथियों। चलिए, मातृ सत्तात्मक समाज के यदि प्रतिपादक की बात करी जाए तो भैया जो इसके आलोचक हैं वही इसके प्रतिपादक। जैसे इसके प्रतिपादक में जैक्स बार्ड, ठीक है भैया, जैक्स बार्ड। समर्थक कौन है, समर्थक
जैसे मैक लेनन है, मैक लेनन है, स्मॉल है, स्मॉल है, मैक लेनन है, स्मॉल है, बैसोफेन है, बैसोफेन है, वैसोफेन है। यदि आपको याद ना हो तो एक मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। एक ट्रिक है कि मैं आपको फिर बताऊं कि मैं भैया बनाते ही रहता हूँ ट्रिक तो अपनी। एक ट्रिक है कि फैन, फैन बाद में लाना, फैन बाद में लाना। फैन से वैसोफैन, फैन से क्या हो जाएगा, वैसोफैन। क्लियर है भैया, फैन से क्या हो गई, वैसोफैन। वाद से क्या हो जाएगा, जैक्स बार्ड, जैक्स बार्ड। क्लियर है, ठीक है। ला से क्या हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल। ठीक है भैया, ला से स्मॉल। माँ से माँ से हो जाएगा मैक लेनन, मैक लेनन। तो फैन बाद में लाना या फैन बाद में ला, पहले का ला चाय ला, फैन बाद में ला, यार खाली लिख दिए ला, फैन बाद में ला। फैन से बैसोफैन, वाद से जैक्सवार्ड, मैं से मैकलेनन, ला से स्मॉल। तो ये क्या मानी जाती है, मात्र सत्तात्मक समाज के समर्थक हैं और ये पितृसत्तात्मक समाज के समर्थक हैं, अरस्तु और हेनरी मैन। क्लियर है भाई यहाँ तक बात, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों इसमें लिखने का प्रयास करें। क्लियर है, यहाँ तक लिखें, लिखा भाई। लिखें, यहाँ तक तो उतारें। पहले क्या बनता है आपका, परिवार बनता है, ठीक है। लिखें, परिवार बनता है, परिवार में स्त्री पुरुष बच्चे होते हैं, उसके बाद अधिक परिवार बनते हैं तो कुल या वंश बनता है, उसके बाद समाज, उसके बाद राज्य बनता है। पहले ये क्रम आप लोग ऐसे ही कॉपी में उतार लीजिए। उसके बाद लिखें, उसके बाद लिखें, इस सिद्धांत में मान्यता है कि, इस सिद्धांत में मान्यता है कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है, रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। रक्त पानी से गाढ़ा होता है, रक्त पानी से गाढ़ा होता है, अर्थात 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 अपना अपना होता है और पराया पराया होता है, अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। ठीक है भैया, आगे लिखें, परिवार का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत दो रूपों में विकसित हुआ, परिवार का सिद्धांत दो रूपों में विकसित हुआ। नंबर एक, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, नंबर एक पितृसत्तात्मक सिद्धांत, नंबर दो मातृसत्तात्मक सिद्धांत, नंबर दो मातृसत्तात्मक सिद्धांत। नंबर एक हेडिंग डालें पितृसत्तात्मक सिद्धांत, हेडिंग डालें पितृसत्तात्मक सिद्धांत। इसमें लिखें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार वयोवृद्ध पुरुष ही घर का मुखिया होगा, घर का मुखिया होगा, घर का मुखिया होगा तथा उसी के नाम पर संपत्ति होगी, उसी के नाम पर संपत्ति होगी, उसी के नाम पर संपत्ति होगी और सभी वैवाहिक संबंध, सभी वैवाहिक संबंध
सभी वैवाहिक संबंध उसी वयोवृद्ध पुरुष के नाम से होंगे, उसी वयोवृद्ध पुरुष के नाम से होंगे। ठीक है, लिखें आगे। इसके प्रतिपादक हेनरी मैन माने जाते हैं, इसके प्रतिपादक हेनरी मैन माने जाते हैं। और समर्थक कौन है? अरस्तु, समर्थक अरस्तु। ठीक है भैया, समर्थक अरस्तु। आगे लिखें मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में लिखें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार वयोवृद्ध महिला ही, वयोवृद्ध महिला या वरिष्ठ महिला ही घर की मुखिया होगी, घर की मुखिया होगी तथा उसी के नाम पर संपत्ति होगी, तथा उसी के नाम पर संपत्ति होगी और सभी वैवाहिक संबंध, सभी वैवाहिक संबंध उसी के नाम से चलाए जाएंगे, सभी वैवाहिक संबंध उसी के नाम से चलाए जाएंगे, उसी के नाम से चलाए जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखें प्रतिपादक कौन है? लिखिए जैक्स वार्ड को, जैक्स वार्ड को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, जैक्स वार्ड को इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। आगे लिखें मैकलेनन, मैकलेनन कोमा स्मॉल कोमा बेसोफेन, बेसोफेन आदि 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 इस सिद्धांत के, इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। क्लियर है भैया? अरे हाँ या ना? चलिए आगे लिखें, आगे लिखें भैया आप लोग। आगे लिखें भाई साथियों। वैसोफेन का कथन है, वैसोफेन का कथन है या वैसोफेन के अनुसार, या वैसोफेन के अनुसार, या वैसोफेन के अनुसार, या वैसोफेन के अनुसार लिखें पितृसत्तात्मक समाज के उदय के 1000 वर्ष पूर्व, पितृसत्तात्मक उदय के, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के उदय के 1000 वर्ष पूर्व, मतलब उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों में मात्र सत्तात्मक समाज या मात्र सत्तात्मक सिद्धांत विद्यमान था, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत विद्यमान था, विद्यमान था। मात्र सत्तात्मक समाज विद्यमान था, अर्थात यहाँ श्रम विभाजन नहीं था, अर्थात यहाँ श्रम विभाजन नहीं था और सभी स्त्री और पुरुष एक समान कार्य करते थे, और सभी स्त्री और पुरुष एक समान कार्य करते थे, सभी स्त्री और पुरुष एक समान कार्य करते थे, सभी स्त्री और पुरुष एक समान कार्य करते थे। आगे चलकर कुछ बलशाली पुरुषों ने, आगे चलकर कुछ बलशाली पुरुषों ने महिलाओं के अधिकारों पर कब्जा कर लिया, महिलाओं के अधिकारों पर कब्जा कर लिया और
मात्र सत्तात्मक समाज के या मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के स्थान पर पितृसत्तात्मक सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक है भाई, इतना आप लोग याद रखेंगे। अरे हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। तो इसलिए साथियों क्लास अपनी थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग क्या करता हूँ कि मेरा पूरा प्रयास था कि इस क्लास में मैं पूरी क्लास लेकर के चलूँ, लेकिन साथियों कुछ है क्या कि समय अधिक होने के कारण और भी अन्य क्लास होने के कारण आप लोग क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ और आप लोग यहीं तक क्लास पढ़ें। लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास क्लास हो गई होगी अपनी। तो इससे आगे मैं अपने कितने बच गए? सामाजिक समझौते के सिद्धांत बच गया और विकासवादी सिद्धांत बच गया। ये सिद्धांत मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है भैया? ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।